हाय, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वेइंग। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर्वेइंग स्टार्ट किया जाए, तो सर्वे मैं स्टील के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इस सब्जेक्ट के वीडियोस की कम रहेगी, पॉसिबली अल्टरनेट डेज पे एक वीडियो अपलोड होगा, बट कंप्लीट करेंगे जैसे पिछले सब्जेक्ट किए थे वैसे पूरा कंटिन्यूटी में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4.1 में पूछा है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को हम कब काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, कब नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अर्थ सरफेस है वो स्फेरिकल है, बट जब कुछ कम एरिया का हमें सर्वे करना होता है तो हम इसको प्लेन सरफेस मान के ही सर्वे कर लेते हैं। उसका फायदा यह है कि उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाती है कैलकुलेशंस वगैरह सारा प्रोसीजर, बट एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। एक्यूरेसी कम रहती है लेकिन एरर होती है वो बहुत माइनर सी होगी अगर एरिया जिसपे हम सर्वे कर रहे हैं वो काफी कम हुआ तो एक गाइडलाइन डिसाइडेड है कि अगर जिस एरिया पे सर्वे कर रहे हो अगर वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, इस केस में इसको एज ए प्लेन सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है, सरफेस को प्लेन अज्यूम करते हुए। और अगर एरिया है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उस केस में हमें जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। जियोडेटिक सर्वे होता है वो एक सर्वे है जिसमें कि हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम इस कर्वेचर के अलोंग इस टाइप से डिस्टेंस मेजर करेंगे। एंगल जो होगा ट्राइंगल पे जो बनेगा वो भी स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू काफी बार पूछी जाती है। एग्जैक्टली वैल्यू 250 है, यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.2। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, काफी जगह आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा इसका। यहाँ पे आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आया तो फिर मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ सरफेस पे जो आर्क बन रहा है और उसकी जो कॉर्ड बन रही है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में डिफरेंस होगा वो कितना होता है। और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि डिफरेंस कितना है। अगर इसके बजाय मैंने दूसरा आर्क लिया होता कुछ ऐसे, तो उस केस में उसकी कॉर्ड और आर्क के बीच की डिफरेंस होता वो कुछ अलग होता। क्वेश्चन में पूछा 18.2 किलोमीटर के लिए। बुक में जो बीसी पुन्नमिया वाली बुक में गिवन है वो गिवन है कि 12 किलोमीटर के लिए ये डिफरेंस होता है 1 सेंटीमीटर। और अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करें तो ये 18.5 किलोमीटर के लिए होता है अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि यही सबसे क्लोज है आंसर ऑप्शंस के जो आंसर है एग्जैक्टली वैल्यू उसके। बट यहाँ पे काफी बार डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे 12 किलोमीटर का पूछा जाए तो 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे भी अगर 1.5 सेंटीमीटर ऑप्शन होता तो आंसर वो होता। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो वेबसाइट्स है वहां पे वैल्यू 18.5 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। वो सही हो जाती है कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमने 1.5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, बट आपको एग्जैक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए। और मैं एक बार रेफरेंस के लिए दिखा देती हूँ आपको जो बुक में गिवन है। ये बीसी पुन्नमिया की बुक का ही पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 12 किलोमीटर हुआ डिस्टेंस तो उस केस में 1 सेमी का डिफरेंस होगा। जो ऑब्वियसली जो आर्क होगा वो कॉर्ड से ग्रेटर होगा उसकी डिस्टेंस और वो 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे तो आंसर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और काफी बार ऐसे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इसी क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर भी आंसर होता। तो इस टाइप के कॉन्ट्राडिक्टरी जो होते हैं आंसर्स उसमें फिर जो रेफरेंस बुक आती है आपकी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक है वो ही फिर एज ए प्रूफ मानी जाती है। तो आप जब ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो तो आप ये वेबसाइट वगैरह है इनका लिंक नहीं दे सकते। कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका लिंक दे सकते हो, बट जो कोचिंग वगैरह की वेबसाइट है उसका रेफरेंस वहां पे नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए आपने जो ऐसे जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पे जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करना है, क्योंकि एट लास्ट फाइनली जो आंसर होगा वो उस बुक के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन 4.3 में पूछा है कि जियोडेटिक सर्वे में हायर एक्यूरेसी हम अचीव कर लेते हैं। हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर हम प्लेन सर्वे करते हैं, सरफेस को प्लेन मानते हुए करते हैं सर्वे, तो उस केस में एरर आती है थोड़ी सी, और अगर हम उसको कर्वेचर को कंसीडर करें तो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होंगी।
क्योंकि एग्जैक्टली तो अर्थ सरफेस कर्व्ड ही है, स्फेरिकल है। तो यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे है, हायर एक्यूरेसी अचीव की जाती है क्योंकि हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए में बोला है कि इसको इग्नोर करते हैं तो गलत हो गया। सी में बोला है कि कर्व्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो प्लेन एंगल है, तो ये प्लेन एंगल नहीं होता। स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल है, अगर कोई ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो इनके बीच का एंगल प्लेन एंगल होता है। कर्व्ड लाइंस के बीच का एंगल है वो प्लेन एंगल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.4। 4.4 में पूछा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो किसके साथ डील करता है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। हाइड्रोलॉजी में भी हम ये हाइड्रो टर्म यूज करते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक मतलब जो वाटर से रिलेटेड स्टडी होता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा लार्ज वाटर बॉडीज, ऑप्शन ए। और ये डील करता है जैसे कि कहीं पे रिवर की डेप्थ पता करनी है, रिवर का बॉटम का प्रोफाइल कैसे है वो पता करना है, कहीं पे समुद्र की गहराई कितनी है वो पता करनी है, कहीं पे समुद्र के किनारों के आसपास टाइड्स वगैरह का स्टडी करना है। तो ये सारा का सारा आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.5। यहाँ पे पूछा है कि सर्वे जो कि हम कैरी आउट करते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडेड एरिया, अदर कल्चरल डिटेल्स, इन सब के लिए, तो वो कौन सा सर्वे होता है। तो ये जिसमें सब कुछ कंसिडर कर लिया जाता है जो नेचुरल फीचर्स हैं, तो वो होता है टोपोग्राफी सर्वे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है ये प्रॉपर्टीज के लिए सर्वे किया जाता है, तो जमीन वगैरह का जो पटवारी वगैरह काम करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.6। यहाँ पे पूछा गया वो सर्वे जो कि हम करते हैं नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, नेशनल लेवल पे हम कंट्रोल पॉइंट्स स्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए। एक्यूरेट मैप्स हमें बहुत बड़े एरिया का प्रिपेयर करना है इन सब के लिए। तो अगर लार्ज एरिया है और हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि हमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को वहां पे काउंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.7। यहाँ पे पूछा गया है कि मेन प्रिंसिपल जो सर्वेइंग का होता है वो क्या है। तो सर्वेइंग के दो मेन प्रिंसिपल है। एक तो है कि कोई पॉइंट जिसको हम मार्क कर रहे हैं उसकी हमें मेजरमेंट पता होनी चाहिए दो डिफरेंट पॉइंट से ऑफ रेफरेंसेस से हमें मेजरमेंट्स उसकी पता होनी चाहिए। और सेकंड है कि हम इस जो सर्वे करते हैं वो होल टू द पार्ट करते हैं। तो वैसे तो ये वर्ड आपको याद रहता ही होगा, पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। बेसिकली होता क्या है, जब होल टू पार्ट का मतलब है कि इस एरिया में सर्वे करना है, तो पहले कंट्रोल पॉइंट्स स्टेब्लिश कर दिए और इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस कंट्रोल पॉइंट से इस एरिया का सर्वे होगा इसकी हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एलिवेशन पता करने हैं, तो इसका एलिवेशन पता है तो ये बेंचमार्क हो गया, इसकी हेल्प से बाकी सारे के एलिवेशन पता कर लिए। वैसे इसका होगा इसकी हेल्प से, और ये कंट्रोल पॉइंट यूज होगा इस एरिया में। तो पहले होल के हमने कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश किए, फिर पार्ट्स में किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, एरर होती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है। ये जो बोल रहा है पार्ट टू द होल, ये बहुत डेंजरस होता है कि आपने पहले एक पार्ट का किया, उसके बाद इस पार्ट की हेल्प से दूसरे बाहर के इसका पार्ट का किया, इसकी में यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हमने बाहर का सर्वे किया। तो इसमें यहाँ पे जो भी आपकी एरर आई है ना, वो पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी वो एरर। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, हम करते हैं होल टू द पार्ट। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछा है कि सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं वो कौन सी एरर होती हैं। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जिनका इफेक्ट होता है वो क्यूमुलेटिव होता है और इनका कैरेक्टर होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टेप है, ये एक चेन है, किसी कारण से उसकी लेंथ बढ़ गई है, उसका थर्मल एक्सपेंशन हो गया और उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अब जब भी आप उसको यूज करोगे एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल जो लेंथ थी उसमें 5 टाइम्स उसको यूज किया है, तो एक बार में जो एरर आ रही थी वो एरर डायरेक्टली 5 टाइम्स हो जाएगी। अब तो ये है कि क्यूमुलेटिव, ऐसा नहीं है कि कभी जो एरर है वो पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है, वो सेम होगी और सेम होगी, इसलिए उसका जो इफेक्ट होगा वो क्यूमुलेटिव होगा। अदरवाइज कोई ऐसे एरर है जो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, जैसे कि ह्यूमन एरर है, आपने रीड करने में कुछ मिस्टेक कर दी, तो आप उसमें ज्यादा भी रीड कर सकते हो, कम भी रीड कर सकते हो, माइनर सा चेंज हो सकता है। तो ये एरर होती है, ये नॉन क्यूमुलेटिव होती है।
बट सिस्टमेटिक एरर है, क्यूमुलेटिव है और इसका कैरेक्टर है वो सेम है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बी में कैरेक्टर इज अंडरस्टूड का ढंग से नहीं समझ आ पा रहा कि क्या है सिग्निफिकेंस, बट कैरेक्टर है वो सेम रहेगा। और कैरेक्टर आपको मोस्टली पता भी होता है कि अगर आपकी टेप ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा है या कम है एक्चुअल से, तो उसके अकॉर्डिंग आप एरर का कैरेक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये है वर्नियर के स्केल के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसके छोड़ने की टेंडेंसी रहती है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मार्जिन चाहिए एग्जाम में बाकी स्टूडेंट्स से, तो ऐसे टॉपिक ही आपको अच्छे से करने के उनमें स्कोर करना होगा। काफी आसान टॉपिक है, 2-3 चीजें ही है जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम 9th और 10th को साथ में डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में चाहिए होता है उतना सारा डिस्कस करेंगे, बट ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा रिकॉल करना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में। बट जितना एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा कवर कर लेंगे 2 क्वेश्चंस में। क्या होता है कि 2 टाइप की वर्नियर स्केल होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रेट्रोग्रेड। स्केल कुछ कोई भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो ड्राइंग बॉक्स में स्कूल टाइम में स्केल रखी होगी, वो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की स्केल है मान लिया, तो उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता था वो होता था mm की एक्यूरेसी तक आप उसको मेजर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो mm है। अगर आपने थोडोलाइट देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें 2 स्केल होती हैं, एक स्केल है और उसके पैरेलल में उसके साथ में दूसरी स्केल वर्नियर वाली अटैच होती है। तो डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का है वो बड़ा होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से। और नाम से भी लग रहा है डायरेक्ट, मतलब मेन स्केल होती है वो बड़ी रीडिंग्स, बड़ी वैल्यू रीड करने के लिए होती है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो हम रीड करते हैं वर्नियर स्केल से। तो इससे आपको हिंट मिल रहा है कि मेन स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन बड़ा, वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो छोटा है डायरेक्ट वर्नियर में। रेट्रोग्रेड में ये सेम चीज अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको एस से लिख रहे हैं, और वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सिंबल की फॉर्म में लिखे तो हमने यहाँ पे ये ऊपर सिंबल ले लिए, एस है मेन स्केल का, सॉरी ये नीचे वाला वर्नियर स्केल का है, करेक्ट कर देती हूँ 1 मिनट। ये ऊपर वाला इग्नोर करना है आपने जो काटा हुआ है, नीचे वाला आपने देखना है, ये वर्नियर स्केल का, ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। डायरेक्ट है तो बड़ी स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन बड़ा हो गया, रेट्रोग्रेड है उसमें उल्टा उल्टा होगा, तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का वो हो गया छोटा, जो छोटी वाली स्केल थी उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गया बड़ा। काफी आसान है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल में जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की रीडिंग भी बढ़ेगी, जबकि रेट्रोग्रेड में होगा उल्टा। डायरेक्ट में सब सीधा सीधा हो रहा है और उल्टा पुल्टा हो रहा है वो रेट्रोग्रेड में हो रहा है। तो डायरेक्ट में हो गया सीधा, वर्नियर में हो गया उल्टा, सॉरी डायरेक्ट में हो गया सीधा और रेट्रोग्रेड में हो गया उल्टा। डायरेक्ट में वर्नियर स्केल उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है जिसमें कि जो मेन स्केल है, सॉरी मेन स्केल इंक्रीज हो रही है, बट दूसरी वाली जो है रेट्रोग्रेड इसमें सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जिधर मेन स्केल बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्नियर स्केल बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट पूछा जाता है इनके लिस्ट काउंट के बारे में। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स हैं जो वर्नियर स्केल में n है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो वर्नियर स्केल में n है तो लिस्ट काउंट जो होगा वो लिस्ट काउंट होगा s डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला कॉमन है दोनों के लिए। s डिवाइडेड बाई n जो होगा वो होगा लिस्ट काउंट। एक और फॉर्म में लिस्ट काउंट पूछा जाता है जो होता है या तो s माइनस वी होगा या v माइनस एस होगा। जैसे कि हम डायरेक्ट वर्नियर की बात करें तो इसमें s बड़ा है, तो इस केस में लिस्ट काउंट हो जाएगा, लिस्ट काउंट जो होगा इस केस में ये इक्वल होगा s डिवाइडेड बाई n के। s डिवाइडेड बाई n तो दोनों में है, दूसरा जो होगा वो होगा s माइनस v, दोनों सेम होंगे ये। और नीचे वाले में अगर हम देखें तो नीचे वाले में एक तो s बाई n वाला तो कॉमन है, तो नीचे वाले में हो जाएगा
v माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे v बड़ा है और s जो है वो छोटा है यहाँ पे रेट्रोग्रेड वाले स्केल में। सिंपल है याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, किस डायरेक्शन में कौन सी स्केल बढ़ रही है घट रही है ये याद रखना है, s बड़ा होगा या v बड़ा होगा ये याद रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला कॉमन है, दोनों में एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी आएगा। अब आगे जो मैं बता रही हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सुन लो, वो भी सिंपल सी चीज है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हो अगर इतना आप डायरेक्टली याद रख रहे हो तो। होता है क्या, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं कि हम वर्नियर स्केल को इक्वेट करते हैं कि मेन स्केल में इसकी जितनी लेंथ होगी उसके इक्वल। वर्नियर है वो मेन स्केल के साथ में चिपका होता है, जैसे कि ये मेन स्केल है, ये काफी बड़ा होता है, इसके पास में छोटा सा ऐसे वर्नियर होता है, तो हम इस वाली लेंथ को इक्वल करते हैं। तो वर्नियर स्केल में ये लेंथ होगी, अगर n नंबर ऑफ डिविजन है और स्मॉलेस्ट डिवीजन s है तो टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी n इंटू एस। जैसे कि आपके स्केल में छोटा वाला स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो mm है और 100 उसमें डिविजन है, तो टोटल उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 100 इंटू mm। 1 mm अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन है तो 1 इंटू 100। इसको इक्वेट करके अब हम यहां वाली डिस्टेंस निकालेंगे मेन स्केल में कितनी लेंथ के इक्वल है। अब जितने नंबर, अगर n नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल में, तो मेन स्केल में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो इससे बड़े होंगे, यहाँ पे हमें पता है, और हमें करना है इक्वेट। तो सॉरी, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी एस की, और हमें इक्वेट करना है, तो हम इसके नंबर ऑफ डिविजन्स लेंगे एक कम, n माइनस v, n इंटू v इज इक्वल टू n माइनस n नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल के थे, तो यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। आई होप यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है आपको, मैंने गलती से बाय मिस्टेक लिख दिया था s। इसको हम इक्वेट करेंगे n माइनस 1 इंटू एस से। ये समझ आया आपको कि s है वो बड़ा है, तो s के नंबर ऑफ डिविजन्स लेंगे वो एक कम लेंगे। ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि एक का डिफरेंस होगा इसमें। तो अगर वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे आ रहे हैं n और एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है v का, तो n इंटू v हो जाएगा इसकी टोटल लेंथ। अगर मेन स्केल के अकॉर्डिंग इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो वो है, वहां पे हम नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे सेम लेंथ में, वहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो एक कम होगा, और कम इसलिए होगा क्योंकि इसके स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो बड़ा है। मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन s है ये बड़ा है, तो सेम लेंथ में नंबर ऑफ डिविजन्स जिसका बड़ा डिवीजन है उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कम होंगे। तो इससे ही ये फॉर्मूला आता है। इससे फिर हम यहां से निकाल लेते हैं v, यहां से v निकाल के फिर तो v की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से हमारे पास आ गई है n माइनस 1 अपॉन n इंटू एस। और हमें पता है कि इस वाले केस में जो लिस्ट काउंट होगा वो होता है s माइनस 1। s यहाँ पे है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल और v है वर्नियर स्केल का। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल बड़ा है इसलिए बड़े में से छोटा वाला घटा रहे हैं, s माइनस v की वैल्यू यहाँ पे ये रखी है हमने n माइनस 1 अपॉन n इंटू एस, तो ये आ गया s बाई n, जो कि ये फॉर्मूला है ये कॉमन होता है। अब अगर सेकंड वाले केस के लिए हमें सेम फॉर्मूला निकालना हो तो उसमें भी जस्ट लेंथ को इक्वेट करेंगे, बट डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि वहां पे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल का है वो छोटा है, तो सेम लेंथ में जो नंबर ऑफ डिविजन्स मेन स्केल में आएंगे वो ज्यादा होंगे, वर्नियर स्केल में कम होंगे, बिकॉज जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन छोटा है। तो वहां पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो अगर वर्नियर स्केल में n नंबर ऑफ डिविजन्स है, ध्यान रहे वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स हमेशा हम n ही लेंगे, जो मेन स्केल के नंबर ऑफ डिविजन उतनी लेंथ में आ रहे हैं वो कम या ज्यादा होंगे। तो इस वाले केस में वो ज्यादा होंगे क्योंकि s है वो v से कम है, तो n प्लस 1 इंटू एस कर दिया, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन n इंटू एस। अगेन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से लिस्ट काउंट, तो अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा लिस्ट काउंट का s डिवाइडेड बाई n। तो ये होता है लिस्ट काउंट। बाकी अगर हमने थोर्डराइट के एक्सपेरिमेंट किए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो भी आपको समझ आ जाएगा कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट जो होता है बेसिकली वर्नियर स्केल का कंसेप्ट इतना है, अगर आप अभी जो बता रहे हो आपको नहीं भी समझ आ रहा कोई इश्यू नहीं है, बट सिंपल सी चीज है कॉमन सेंस की कि जनरल होता क्या वर्नियर स्केल। अगर आप इस स्केल से मेजर कर रहे हो कुछ, जैसे कि ये लेंथ आपको इस स्केल से मेजर करनी है और ये लेंथ आ रही है कुछ यहाँ पे,
यहाँ जैसे ये लेंथ है, तो आप अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप यहाँ होती तो भी मेजर कर लेते, यहाँ होता तो भी कर लेते, 2 और 3 पे तो कर लेते, लेकिन बीच में आ रहा है, तो ये बीच में कितना है, ये होता है वर्नियर स्केल का काम। बीच में अगर मिडिल जैसे है तो 2.5 के आसपास होगा, कम है तो कम होगा। तो ये कहाँ पे है बीच में, ये मेजर करता है वर्नियर स्केल। तो जैसे कि मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन एस है, और जो वर्नियर स्केल है उसमें 20 डिविजन्स हैं, मतलब ये छोटा सा पार्ट जो इतना सा था, आपने इसको वर्नियर स्केल की हेल्प से 20 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो ऑब्वियसली इसका लिस्ट काउंट जो पहले एस था, अब एस बाई 20 हो जाएगा, क्योंकि इस छोटे से पार्ट के 20 डिविजन्स बना दिए। तो एक जो डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का, वो कितना मेजर करेगा, एस डिवाइडेड बाई 20। तो ये था लिस्ट काउंट की थ्योरी। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस जो थे। 4.9 में पूछा है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का अगर लॉन्गर है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन प्राइमरी स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर स्केल का बड़ा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल का छोटा है। तो ये हमने देखा कि उल्टा पुल्टा किस केस में होता है, रेट्रोग्रेड के केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। यहाँ पे पूछा है कि जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट के लिए। एक तो फॉर्मूला होता है जो कि कॉमन होता है हर जगह, एक है जो कि डायरेक्ट के लिए होगा s माइनस वी, और रेट्रोग्रेड के लिए होगा v माइनस एस। यहाँ पे इसने बोला स्मॉलेस्ट, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है, ये बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है, ये s प्लस वी कह रहा है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल s एंड वर्नियर स्केल v। तो s प्लस वी का फॉर्मूला नहीं है, s माइनस वी का जरूर है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। बी में है कि वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल, मतलब 1 डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल जो होगा वो s है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हम दोनों में वर्नियर स्केल के n लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे s डिवाइडेड बाई n। तो ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। यहाँ पे पूछा है कि डायगोनल स्केल कितने डायमेंशंस तक रीड कर सकता है। तो ये आंसर होता है इसका 3 डायमेंशंस, और इसको तो डायरेक्ट याद रख लो, ज्यादा डेप्थ में हम इसके नहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। यहाँ पे पूछा है अगेन डायरेक्ट वर्नियर स्केल के रिगार्डिंग, कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होगी, जो ग्रेजुएशन होंगे, वो कैसे इंक्रीज होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस की थी थ्योरी को डिटेल में, और हमने वहां पढ़ा था कि डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है, उसमें जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुएशन इंक्रीज हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन भी इंक्रीज होंगी। तो ऑप्शन ए में बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन, तो गलत हो गया, ये तो रेट्रोग्रेड में होता है। बी में बोला है स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वी ग्रेटर देन एस, ये भी रेट्रोग्रेड में होता है। सी में है कि ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीजेज, ये तो ये होता है डायरेक्ट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यहाँ पे पूछा गया कि जो शॉर्ट ऑफसेट होते हैं उनको हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं। तो जैसे कि ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, और इसके आसपास कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अपने मैप में शो करना चाहते हो आप, तो इसको जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको बोला जाता है ऑफसेट। ये जो है डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे ऑफसेट, जो कि मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इंक्लिनेशन पे भी हो सकता है। अब ये जो मेजर करते हैं काफी छोटी डिस्टेंस होती है, कम डिस्टेंस के होते हैं ये कंपेयरिंग टू सर्वे लाइन, और इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो ऑर्डिनरी चैन है। तो चैन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो अगर आपने फील्ड में चैन यूज की हुई एक्सपेरिमेंट किए तो आपको आइडिया होगा कि चैन को यूज करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको पूरा फैलाना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पार्ट यूज करके हमने डिस्टेंस मेजर कर ली, पहले पूरा उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ये कोई फिजिबल सा नहीं है। और अगर बीसी पुणे में हमें जहाँ पे ऑफसेट को मेजरमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, वहां पे भी देखें तो उसने टेप वर्ड यूज किया हुआ है, जो कि मैं शो करती हूँ आपको बीसी पुणे में की बुक किया एक पेज। जैसे कि यहाँ पे गिवन है
कि लीडर होता है वो जीरो वाले एंड को होल्ड करता है टेप के। टेप यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज किया हुआ है, इट मीन्स ऑफसेट मेजर करने के लिए हम चैन का नहीं यूज करते हैं, और चैन का हम यूज करते हैं मेन सर्वे लाइन वगैरह के लिए चैन का यूज करते हैं। ऑफसेट के लिए टेप यूज की जाती है। और टेप कौन सी यूज की जाती है, इसका जो गिवन है एक्सप्लेनेशन आंसर, वो गिवन है बीसी पुनेमिया की बुक के अकॉर्डिंग क्लॉथ और लिनेन टेप। यहाँ पे जैसे ये गिवन है कि टेकिंग कंपेरेटिवली रफ एंड सब्सिडरी मेजरमेंट्स सच एज ऑफसेट। सब्सिडरी मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है ऐसे मेजरमेंट्स, क्योंकि ऑफसेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके बाकी एक्यूरेसी को नहीं अफेक्ट करता, वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है और इंडिविजुअल वो एक मेजर कर रहे हो वो क्वांटिटी है। तो इसके लिए यूज करते हैं क्लॉथ और लिनेन टेप। बट हमारे जो आंसर की गिवन है, जो ऑप्शंस गिवन है आंसर में, उनमें क्लॉथ और लिनेन टेप नहीं है। तो अगर हम दूसरा अगर हमें यूज करना हो तो ये 4 टाइप की टेप होती है। इनवार टेप है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है और उसका ये यूज होता है वो बेसलाइन वगैरह यूज मेजर करने के लिए किया जाता है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। तो इनवार टेप का तो बेसलाइन के लिए तो ये तो नहीं करेंगे ऑफसेट के लिए, क्योंकि ये सब्सिडरी मेजरमेंट है, माइनर मेजरमेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लें। दूसरा बचा स्टील और मेटलिक टेप, वहां पे ऑप्शन में गिवन है। अगर यहाँ पे क्वालिटी और एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो क्लॉथ और लिनेन टेप है वो सबसे लो क्वालिटी की और सबसे कम एक्यूरेसी वाली टेप है। तो क्लॉथ और लिनेन टेप से भी हम ऑफसेट मेजर कर सकते हैं। अगर हम इससे नहीं करेंगे तो सेकंड वाली जो है वो क्वालिटी होती है मेटलिक की, और मेटलिक से भी हाई क्वालिटी हमें चाहिए तो होता है स्टील और देन होता है इनवार। ये क्वालिटी और एक्यूरेसी के हिसाब से फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग क्लॉथ और लिनेन टेप यूज किया जाता है, बट ये ऑप्शन में नहीं है। आपने अगर दूसरा ऑप्शन चूज करना हो तो जस्ट क्लॉथ और लिनेन से जो हाई ग्रेड की, जो हाई क्वालिटी की जो टेप होती है वो लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए वो मेटलिक टेप होना चाहिए। स्टील टेप भी कर सकते हो, बट अगर जो काम क्लॉथ और लिनेन टेप कर सकती है तो वो मेटलिक भी कर लेगी। स्टील है वो हायर ग्रेड की है, तो एक माइनर मेजरमेंट के लिए हमें हायर ग्रेड की टेप का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के में मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए तो 100% रॉन्ग है, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा था कि किससे हम मेजर नहीं करते हैं ऑफसेट को। उस केस में अगर पूछा जाए कि 3 टेप के ऑप्शन दिए और एक है वो ऑर्डिनरी चैन है, तो हम ऑब्वियसली चैन को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि टेप से हम ऑफसेट मेजर करते हैं। तो अगर उस टाइप से हुआ तो चैन तो बिल्कुल नहीं होगा। बचे हुए में जो मुझे सबसे एक्यूरेट लग रहा है वो मेटलिक है। इनवार में मोस्टली नहीं होता है क्योंकि ये बेसलाइन वगैरह के लिए होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और ये मैंने प्रूफ दिखा दिया आपको कि ए है वो 100% रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। यहाँ पे पूछा है कि ग्रेटर एक्यूरेसी जो लीनियर मेजरमेंट में होगी वो किससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन है चैनिंग, टेपिंग और टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री में तो हम थोडलाइट की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट टेक्योमेट्री की उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो उस केस में हम टेक्योमेट्री से यूज करते हैं, बट उतनी इसकी एक्यूरेसी नहीं होती है। और चैनिंग से भी सुपेरियर माना जाता है टेप को, और इसका मैं प्रूफ दिखा देती हूँ। तो रेफरेंस के लिए बीसी पुनेमिया की बुक का पेज है, यहाँ पे इसने चैनिंग को एक्सप्लेन किया है कि अगर चैन या टेप की हेल्प से हम लीनियर मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसको बोला जाता है चैनिंग। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ऑफ मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट करने का ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। और इसमें भी चैनिंग और टेप जो है उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डिनरी प्रेसिजन के लिए हम जो चैन है वो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा प्रेसिजन हमें चाहिए तो उस केस में टेप यूज की जाती है या फिर स्पेशल बार यूज की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वो टेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ये भी काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का स्ट्रिपिंग के मेथड से तो कौन से ऑप्शन जो है वो डिफिकल्ट होगा।
तो एक बार हम देखते हैं ये मेथड क्या होता है। तो जैसे कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी है और जो सरफेस है वो इस तरीके से है, एंडुलेटिंग है और इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्टेपिंग मेथड का यूज करते हैं। स्टेपिंग मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे टेप, आप दो लोग यहाँ पे होते हैं, एक लीडर होता है, एक फॉलोवर होता है। तो यहाँ पे फॉलोवर है, उसने टेप का एक एंड यहाँ पे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे लीडर होगा, वो टेप को अपने अकॉर्डिंग जितना उसको कंफर्टेबल है, जितने हाइट तक वो कर सकता है, उसको स्ट्रेच करेगा। अब फॉलोवर जो यहाँ पे है लीडर, तो फॉलोवर की तो पोजीशन फिक्स है, उसको तो वहीं रहना है। लीडर है, उसको वो गाइड करेगा कि वो इस तरीके से अपनी पोजीशन शिफ्ट करे कि वो जो टेप है वो स्ट्रेट हो, बिल्कुल लेफ्ट या राइट में इंक्लाइन ना होके बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब लीडर और फॉलोवर हो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, इस वाली डायरेक्शन में। अब लीडर यहाँ पे है, फॉलोवर ने लीडर की पोजीशन फिक्स कर दी। लीडर अब क्या करेगा, एक प्लम बॉब लेगा, क्योंकि उसे इस पॉइंट को करना है ग्राउंड पे ट्रांसफर। तो एक प्लम बॉब लेके यहाँ नीचे लगाया, जहां पे प्लम बॉब जा रहा है वहां पे लगा दिया एक एरो, ये पोजीशन फिक्स हो गई। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फॉलोवर यहां आ जाएगा, लीडर यहां आ जाएगा। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। जितनी डिस्टेंस लीडर को कंफर्टेबल है उतनी डिस्टेंस पे वो रुक जाएगा, और अगली डिस्टेंस है वो L2 मेजर कर लेगा। तो जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो D है, इसको बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है इस स्टेपिंग मेथड से। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरीके से डिफिकल्ट होगा। तो अभी वाला जो है ये डाउन हिल है, यहाँ पे थे पहले, फिर धीरे धीरे यहां से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब सोचो कि अगर हमें उल्टा करना हो तो क्या होगा, लीडर तो वही रहेगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखें तो फॉलोवर की पोजीशन आएगी ये, लीडर की पोजीशन आएगी ये। फॉलोवर का काम है कि वो डायरेक्ट करेगा और रेंजिंग करेगा कि लीडर और फॉलोवर दोनों जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उस स्ट्रेट लाइन में आए। और यहाँ पे फॉलोवर को एक काम और करना पड़ेगा, लीडर का जो पॉइंट है वो तो ग्राउंड सरफेस पे ही है, जैसे कि यहाँ फॉलोवर का पॉइंट ग्राउंड सरफेस पे है। तो जिसका पॉइंट ग्राउंड सरफेस पे है उसको प्लम बॉब यूज करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट वहां पे जहां पे टैप किया हुआ है वहां पे एरो लगा देगा। बट यहाँ पे फॉलोवर यहाँ पे है और टेप उसने यहाँ पकड़ी हुई है। अब उसको इस पॉइंट को ट्रांसफर करना है नीचे ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे इस पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए उसको प्लम बॉब चाहिए होगा, तो प्लम बॉब का यूज भी इसी को करना पड़ेगा। फिर आगे फिर से अगर आगे जाएंगे नई पोजीशन पे, तो ये वाली जो पोजीशन है ये हो जाएगी फॉलोवर की, अगली वाली पोजीशन है लीडर की। फॉलोवर को फिर से टेप पकड़नी पड़ेगी ग्राउंड सरफेस से ऊपर, और फिर इसको प्लम बॉब की हेल्प से पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉलोवर को दो काम करने पड़ रहे हैं। फॉलोवर जिस पॉइंट पे काम कर रहा है वहां पे वो पॉइंट ग्राउंड सरफेस पे नहीं है, वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, तो इसको रेंजिंग भी करनी पड़ रही है और इसको जो है यहाँ पे प्लम बॉब की हेल्प से एरो मार्क करना वो भी करना पड़ रहा है। तो फॉलोवर के लिए टास्क बढ़ जाता है और डिफिकल्ट होती है। इसलिए जो स्टेपिंग मेथड जो होता है इसमें हम हमेशा अप हिल से डाउन हिल ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अप हिल। अगर अप हिल में कर रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं हिल पे, तो उस केस में डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा अप हिल, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। तो आज का लेक्चर वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अगर सर्वे का देख रहे हो तो काफी सारी नई चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पे उतना अच्छा कमांड नहीं है तो सारे के सारे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगी यहाँ पे कंसेप्ट्स वगैरह अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।